नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आप सबके अपने YouTube चैनल एडुस्थली पर। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आपकी जूनियर इंजीनियर, डेपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के पदों पर नोटिफिकेशन का जो रिक्रूटमेंट विंडो है वो ओपन हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भी आप भरना इसका स्टार्ट हो चुका है। 30 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट जो फी पेमेंट का रखा गया है वो है आपका 2 दिसंबर 2025। अगर कोई फॉर्म में गलतियां हो जाती है तो उसको आप सुधार पाएंगे 3 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में। और जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए जो स्क्राइब कैंडिडेट्स हैं वो अपना स्क्राइब डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं 13 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है, ऑफलाइन भरने का इसमें कोई प्रोसेस नहीं है। ऑनलाइन आपको आवेदन मांगी गई है। टोटल 2559 पदों पर वैकेंसीज लाई गई है। उम्र सीमा की जहाँ तक बात की जाए तो मिनिमम उम्र सीमा आपकी मांगी गई है 18 साल। जो कट ऑफ डेट मांगा गया है जिस संदर्भ में आपकी उम्र की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 रखा गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका AN आपका दिया गया है एग्जर्व A में, वो हम आगे चर्चा करेंगे उसका। इनिशियल पे जो है वो आपका लेवल 6 का है। इनिशियल पे आपको 35,400 रुपये मिलने जा रहा है। पे लेवल की अगर आप बात करें तो लेवल 6 का पे स्केल मतलब 4200 ग्रेड पे। तो देखिए जो पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर, डेपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल और मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। इसमें मैं बता दूं कोई भी इसमें अपीयरिंग कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकता है। तो जो भी कैंडिडेट्स में फॉर्म भर रहे हैं उनकी डिग्रीज उनके हाथ में होनी चाहिए। जो ऑफिशियल RRB का वेबसाइट है वहीं पे जाके आप अपना आवेदन करेंगे और कैंडिडेट सिर्फ एक ही RRB के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। इसलिए आप मल्टीपल रेलवे रिक्रूटमेंट जोन में फॉर्म नहीं भरें, सिर्फ एक ही रेलवे रिक्रूटमेंट जोन में आप अपना आवेदन करें। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस करते हैं तो आपकी जो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक से ज़्यादा फॉर्म आप भरे ही नहीं, इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि आपको एक ही रेलवे रिक्रूटमेंट जोन के तहत आवेदन करना है। देखिए इसमें जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आपको एग्ज़ाम डेट्स के बारे में आपको SMS और ईमेल के द्वारा बताया जाएगा। एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है। आपके 1/3 मार्क डिडक्ट कर दिए जाएंगे। जो CBT होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल रहेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। देखिए RRB के चयन में आप सावधानियां बरतेंगे, क्योंकि 5 से 10 साल तक आपको उसी रेलवे रिक्रूटमेंट जोन में काम करना होगा। उसके बाद ही आपकी फिर ट्रांसफ़र हो सकती है दूसरे रीजन में, तो इसका आप ध्यान पूर्वक भरेंगे। ऑफिशियल ईमेल IDs भी दी गई है। अगर आपको कोई फॉर्म भरने में दिक्कत होता है, टेलीफोन नंबर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। इन नंबरों पे आप संपर्क करके अगर आपको कोई दुविधा हो रही है फॉर्म भरने में तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड आपका यही है, एक होता है A3, एक B1 आपका और C1, ठीक है। तो ये आप जो विजन स्टैंडर्ड्स है इसको आप देख लेंगे कि आप इसके अनुसार फिट हैं कि नहीं है। जिनका भी कोई लेजिक सर्जरी हुआ है या कोई सर्जिकल प्रोसीड्यूर करवाया है उन्होंने अपने रिफ्रैक्टरी एरर को करेक्ट करने के लिए, तो वो मेडिकल स्टैंडर्ड A3 के फॉर्म भरने के लिए आप वो एलिजिबल नहीं कहलाएंगे। बट जिनका लेजिक सर्जरी हुआ है वो मेडिकल स्टैंडर्ड B1 के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेजिक सर्जरी लेकिन उसका कुछ है कि आपका 1 साल का ड्यूरेशन हो जाना चाहिए। देखिए इसमें कोई भी भारत का नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जहाँ तक मैंने बताया कि जो उम्र सीमा है उसमें आपका मिनिमम मांगा गया है आप किसी भी एज ग्रुप से हो। लोअर एज लिमिट मांगी गई है 18 साल, अपर एज लिमिट मांगी गई है आपका 33 साल। 5 वर्षों का रिलैक्सेशन मिला है अपर एज लिमिट में SC ST कैंडिडेट्स को, और जो OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 सालों की छूट का प्रावधान है। एक्स सर्विसमैन विथ एटलीस्ट 6 मंथ कंटिन्यूस सर्विस, तो एक्स सर्विसमैन को अगर अनरिजर्व्ड और EWS है तो 3 सालों की अपर एज लिमिट में छूट है। OBC नॉन क्रीमी लेयर को 6 साल और SC ST को 8 सालों की छूट है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज अगर अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट हैं तो अपर एज लिमिट में 10 सालों की छूट। OBC नॉन क्रीमी लेयर को अपर एज लिमिट में 13 सालों की छूट, और SC ST अगर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट हैं तो अपर एज लिमिट में उन्हें 15 सालों की छूट का प्रावधान है। तो जो ऑलरेडी ग्रुप C में काम कर रहे हैं या ग्रुप D जॉब में काम कर रहे हैं रेलवेज में और 3 सालों की कंटिन्यूस सर्विस उन्होंने पूरी कर ली है,
उन्हें भी छूट का प्रावधान है अपर एज लिमिट में। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस वालों कैंडिडेट्स 40 साल तक फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले 43 साल तक और एससी एसटी 45 साल तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव से ऑफिसेज जो है रेलवेज़ की, जैसे कि रेलवे कैंटीन्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और दूसरे संस्थान, तो वो जितना भी लेंथ ऑफ सर्विस है उन्होंने रेंडर्ड किया है या फिर 5 साल अपर एज लिमिट में उन्हें छूट का प्रावधान है। अगर 3 सालों की सेवा दी है तो 3 सालों की छूट अपर एज लिमिट में मिल जाएगी और मैक्सिमम अपर एज लिमिट में 5 सालों की छूट का प्रावधान है। फीमेल कैंडिडेट जो कि विडो हैं, डाइवोर्सी हैं या फिर जुडिशियली सेपरेटेड हैं फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस हैं तो 35 साल तक अप्लाई कर सकती है फॉर्म। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करती हैं तो 38 साल और एससी एसटी 40 साल तक। देखिए एग्जामिनेशन फ़ी 500 रुपये रखा गया है इसमें, जिसमें 400 रुपये आपका रिफंड कर दिया जाएगा जब आप फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी में अपीयर होती हैं। और जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, ट्रांसजेंडर हैं या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है। और उनका जो फ़ी है 250 वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा बैंक चार्जेस को डिडक्ट करने के बाद जब वो फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी में अपीयर होते हैं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप समझ लीजिए। रिक्रूटमेंट में आपका फर्स्ट स्टेज सीबीटी है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन आवेदन करेंगे और एक ही आरआरबी के लिए आप आवेदन करेंगे। अगर एक से ज़्यादा करते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेज जो सीबीटी है उसमें कॉमन है ये सभी जितने भी पोस्ट आए हैं, तो इसमें 90 मिनट का आपको समय मिलने जा रहा है। 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे इसमें। तो इसमें 100 जो आपके रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है। तो बेसिकली स्टेज 1 सीबीटी आपका स्क्रीनिंग नेचर का एग्ज़ाम है। इसमें जो अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे फिर उनको फिर सीबीटी टूर के लिए बुलाया जाएगा। तो सिलेबस में आपका मैथमेटिक्स के सवाल रहेगा, रीजनिंग का सवाल रहेगा, जीएस का और जनरल साइंस का सवाल रहेगा। जो भी सवाल रहेंगे आपके 10th स्टैंडर्ड के सवाल रहेंगे। तो सिलेबस आप देख लीजिए। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक और पाइप्स और सिस्टम। और वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों के सवाल रहेंगे। और जीएस में आपको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो सभी के सवाल रहेंगे। तो अब देख लीजिए मैथमेटिक्स के सीबीटी 1 में 30 सवाल और इसका वेटेज 30 मार्क्स का। जीएस रीजनिंग वाला जो पेपर है आपका 35 सवाल रहेगा रीजनिंग के, 25 मार्क्स के। जीएस 15 मार्क्स का रहेगा, 15 नंबर का वेटेज रहेगा उसका। और जनरल साइंस से 30 सवाल रहेंगे। तो टोटल आपका क्वेश्चंस रहेगा 100। समय मिलने जा रहा है आपको 1.5 घंटे का। 1.5 घंटा आपको मिलेगा समय। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है आपका। अनरिजर्व के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। फिर कैंडिडेट्स का स्कोर को नॉर्मलाइज करके टोटल वैकेंसीज जो हैं उनकी 15 टाइम्स को, पोस्ट वाइज जो टोटल वैकेंसीज हैं उनकी 15 टाइम्स बच्चों को फिर सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी में बुलाया जाएगा। यहाँ पे आपको जो समय अवधि मिलने जा रही है वो 2 घंटे की मिलेगी। और यहाँ पे क्वेश्चंस भी बढ़ जाएंगे, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। जहाँ सीबीटी 1 में आपका 100 क्वेश्चंस था, यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। सिलेबस वही है आपका। इसमें आपका कुछ चीज़ें और जुड़ी है, जैसे इसमें कंप्यूटर के भी सवाल रहेंगे। जीएस तो इसमें भी है आपका। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका पूछा जाएगा, इसमें बायो नहीं है। 10th स्टैंडर्ड जो सीबीएसई का है और जो बेसिक आपका कंप्यूटर का है, जिसमें आपका देखिए नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम के सवाल, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, ये सारी चीज़ों से सवाल आपको पूछे जाएंगे। फिर इन्वायरमेंटल साइंस, पॉल्यूशन कंट्रोल, इन सभी चीज़ों से, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, एयर वाटर, नॉइज पॉल्यूशन, इन सभी के सवाल आपको पूछे जाएंगे। फिर टेक्निकल एबिलिटीज़ वाला जो आपका पेपर है, जिस भी टेक्निकल
पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के आपके सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, तो इसमें जो CBT 2 का जो पेपर है, GS में यहाँ भी 50-15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें बायो नहीं रहेगा। कंप्यूटर के 10 सवाल रहेंगे 10 मार्क्स के। इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल से भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे। टेक्निकल एबिलिटी का आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टोटल 150 क्वेश्चंस रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 मार्क्स आपको डेडिट किए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग वही है जो CBT 1 में था यहाँ पे। तो जैसा आपको पता है कि ये टेक्निकल पोस्ट पे ये वैकेंसीज लाई गई है, तो इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट्स हैं या फिर जिनका डिप्लोमा है 3 वर्षीय, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग में जिनकी भी डिग्रीज इनमें है, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, टूल्स एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, तो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह जो इलेक्ट्रिकल वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल। तो डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का जो पद है ना, उसमें जो 3 वर्षीय जिनका डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में किसी भी आपका ब्रांच में हो, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और CBT 2 के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको लेके जानी होगी। देखिए, मल्टीपल शिफ्ट्स में आपका एग्जाम होगा, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसमें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा, एंड देन फाइनली आप रिकमेंड होंगे सिलेक्शन, मतलब आप रिक्रूटमेंट के लिए फाइनली फिर आप कंसिडर किए जाएंगे। RRBs आपका बस नेम्स को रिकमेंड कर देगा। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो जहाँ भी आपने अप्लाई किया है, वो कंसर्न रेलवे रिक्रूटमेंट जोन को वो नोटिफाई कर देगा आपका नाम, और जो ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको मिलेगा वो रिस्पेक्टिव रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मिलेगा। देखिए, अलग अलग आपका रेलवे रिक्रूटमेंट जोन है, जैसा आपको पता होगा, तो सबकी संबंधित वेबसाइट्स यहाँ पे दी है। देखिए, बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी अभी सर्कुलेट हो जाती है, तो आप ध्यानपूर्वक यहीं इन्हीं वेबसाइट पे जाके आप आवेदन करेंगे, और किसी भी मिथ्या या फिर र्यूमर्स में आप नहीं पड़ेंगे। ठीक है। आपका जो काम है, आप सावधानीपूर्वक फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद आप कुछ सुधार करना चाहते हैं तो 250 रुपये का आपको फ़ी देना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। आप सुधार कर सकते हैं, बट आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और जो RRBs आपने चूज़ किया है उसमें कोई आप सुधार नहीं कर पाइएगा। तो ये 3 चीज़ों का, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का चयन आप सावधानीपूर्वक करेंगे। देखिए, इस जो PDF है आपका, इसका जो आया है आपका, उसको सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे, और इसके एनेक्सर 1 में आपका दिया हुआ है सारा डिटेल सिलेबस। अब मैं बता रहा हूँ, डिटेल सिलेबस नहीं, डिटेल आपका दिया हुआ है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या पोस्ट का नेम है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है। तो एनेक्सर A और एनेक्सर B में आपका सीट्स दी गई है, कंसर्न रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जोन में कितनी सीट्स आई हैं, वैकेंसी टेबल आपका पोस्ट वाइज आपका दिया हुआ है। तो इस दोनों को आप देख लेंगे सावधानी पर, जैसे RRB अजमेर में। ठीक है। तो इस अनुसार आप फॉर्म अपना देख के भरेंगे। एनेक्सर A और एनेक्सर B को आप देख के कंसर्न रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में मुझे आपके सामने मुझे लगता है कि बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दिया इस वैकेंसी के बारे में। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको भी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज है उसका अपडेट्स मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।